आज हमारे साथ ऐसे वो दो बड़ी शख्सियत है, मकबूल हुसैन साहब, काका जी वो हस्ती है नौशाद संगीत समिति 15 साल से चला रहे हैं पिछले, और मकबूल हुसैन साहब वो शख्सियत है, उन्होंने ज़िंदगी के आखिरी के 35 साल नौशाद साहब के साथ गुजारे हैं और उनके साथ काम भी किए हैं। मकबूल जी, आपके पहली मुलाकात नौशाद साहब से कब हुई, ये बताइए पहला। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। सबसे पहले तो मेरा आपको और हमारे जितने भी देखने वाले हैं उनको बहुत बहुत आदाब और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने नौशाद साहब के बारे में मेरे जैसे छोटे फ़नकार से अगर आपने कुछ कहा तो ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है। अब रहा सवाल इस बात का कि नौशाद साहब से मुलाकात कैसे हुई। नौशाद एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा था जहाँ पर मैं कलाकार की हैसियत से वहाँ गाने को गया, और भी कलाकार थे उसमें, जगजीत सिंह साहब भी थे और उसके अंदर उनके अलावा भी काफ़ी कलाकार थे। तो वो प्रोग्राम में वो जब चीफ गेस्ट थे तो मैं वहाँ गा रहा था बैठा हुआ, तो गाते 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 उनको बहुत अच्छा लगा। इंटरवल मतलब करीब पौना घंटा गाया मैं इंटरवल में, फिर मैं हॉल से जब बाहर आया तो मुझे बुलाया उन्होंने, मुझसे बोले आपका नाम मकबूल हुसैन है? मैंने कहा जी हाँ। आपके रिश्तेदारों में और कौन कौन है? तो मैंने कहा मेरे रिश्तेदारों को आप करीब गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, उस्ताद हफीज़ अहमद खान साहब मेरे मामू थे वो। खैर बात ख़त्म हो गई। तीसरे दिन मैं बांद्रा में उनके घर के पास में रहता था, तो तीसरे दिन मुझे उनका लड़का बुलाने आया, बोले अब्बू बुला रहे हैं। अरे मैं तो डर गया, मैंने कहा कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई वहाँ पर गाने बजाने में कुछ? बोले अब्बू ने बुलाया। उस मैं तो डर के मारे कांपने लगा। ये बात बता रहा हूँ मैं आपको 1970 की, मेरी भी कम उम्र थी। यार मना भी नहीं कर सकता था लड़के को, बाहर फिएट गाड़ी खड़ी हुई, तो दो गाड़ियाँ होती थी, एक रफ़ी साहब के पास में फिएट होती थी और एक नौशाद साहब के पास में, तो उन्होंने फिएट भेजी। वो लड़का उनका राजू लेके गया मुझे। अब घर तो गया साहब, डर के मारे काँप रहा हूँ और मैं पसीना आ गया मुझे। अंदर लेके गए म्यूज़िक रूम में, उनकी बेगम भी थी, तो बोले खाना खाइए। अरे साहब खाना किससे खाया जाए? उन्होंने बुलाया मुझे यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बोले नहीं खाना तो खाना पड़ेगा। खैर जाके खामोशी से मैं टेबल पे बैठ गया मैं, और जैसे ही टेबल पे बैठा तो बोले खाना खाओ। मेरी हिम्मत नहीं हो रही मुझे खाना खाने की। खैर बहरहाल खाना खाया। उसके बाद में बोले अब मैं तुम्हें सुनूंगा। तो मैंने कहा अब आप ये बताइए सुनेंगे आप मुझे, तो परसों जो मैंने गाया था कुछ गड़बड़ तो नहीं करी? नहीं, आपको सज़ा दी जाएगी। अरे मैंने कहा भाई सज़ा यार कमाल है, मैं तो गाना गाया, हाउसफुल था और सभी लोगों ने तारीफ़ करी। मैंने कहा सज़ा साहब शुक्रिया आपका कि आप मुझे सज़ा। बोले आपकी सज़ा ये है कि आपको वही गाना फिर से गाना पड़ेगा जो रात गाया। वो उन्होंने साहब अब एक बेकरार दिल से मुलाकात कीजिए, एक बेकरार दिल से मुलाकात कीजिए। जब मिल गए हैं आप तो, जब मिल गए हैं आप तो कुछ बात कीजिए, एक बेकरार। ये गज़ल उनकी ही लिखी हुई थी। खैर उनको बड़ी पसंद आई। बहरहाल फिर तो मुझसे बोले और क्या क्या, वो बड़ी तारीफ़ कर। अब वो जब उन्होंने मेरी तारीफ़ करी तो ज़रा मेरा हौसला बढ़ा कि यार मामला सही था। खैर वो गज़ल मैंने गाई। गाने के बाद में फिर मुझसे बोले भाई ऐसा है कि आप घर में तशरीफ़ लाइए। आपका 1 किलोमीटर था वहाँ, तलतमहूद साहब भी घर के बराबर में रहते थे। तो
तो बोले ऐसा है कि आप घर पे आइए। तो ज़रा मेरा दिल ठहरा। फिर उनके पास बराबर जाता आता रहा। तो जाते 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 उन्होंने कुछ कंपोजिशन वगैरह करते थे, तो उन्होंने कि भाई ये कैसी है। अरे मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप, ये कैसी है। मैंने कहा साहब सब अच्छी है, मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बोले नहीं आप आइए। तो उनका बड़ापन ये देखिए, उन्होंने स्क्रीन पे मेरा नाम देना ऐसे असिस्टेंट। सुल्तान अहमद साहब की फिल्म आई थी एक, धर्म कांटा, उसके बाद उससे पहले आई थी माई फ्रेंड, फिर तेरी पायल मेरी वगैरह कई फिल्मों में मतलब उन्होंने नाम दिया। फिर हमारे घर के जैसे उनसे रिलेशन हो गए, बिल्कुल घर। फिर वो मुझे अपना बेटा मानते थे, हकीकत यही है, मेरी बीवी को बहू बोलते थे हमेशा। बहरहाल उसके बाद में फिर रफ़ी साहब से मुलाकात हुई। काका जी, रफ़ी साहब से जब मुलाकात हुई तो रफ़ी साहब को मैंने एक गाना, उस एक फ़िल्म उनके लड़के की आई थी यार, रहमान साहब, रहमान उनके जो लड़के नौशाद साहब की, माई फ्रेंड। अब वो गाना उसमें एक था भैरवी में। अच्छा, भैरवी नौशाद साहब का बड़ा फेवरेट एक्ट था। ओ नैया मेरी चलती जाए, सहारे तेरे बढ़ते जाए, हो नैया मेरी चलती जाए, सहारे तेरे बढ़ते जाए। ये गाना रफ़ी साहब को मैंने याद कराया। अब जब रफ़ी साहब को याद कराया तो रफ़ी साहब तो बड़े खुश हुए, बड़ी ये लड़का कौन है ये। तो बोले भाई ये मेरा बेटा है। तो बोले ये गाना जो है, वो गाना जो है वो मतलब ये कि अंतर्राष्ट्रीय पूरा तुम्हें इसको करवाओ। तो फिर मैंने रफ़ी साहब को गाना कर, फिर रफ़ी साहब के करीब आ गया। फिर मैं रफ़ी साहब ने फिर अपने बच्चों की तरह बिल्कुल प्यारा कर, जब कभी भी होता था। रफ़ी साहब एक बार क्या हुआ, मुझसे बोले रफ़ी साहब के मकबूल मियाँ तुम एक काम ये करो कि मुझसे मिलो आन के। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँ। बाबा अस्पताल पे रहते थे, रहमत मंजिल थी वहीं पर बाबा अस्पताल, हाँ रहमत मंजिल, उनके वालिद का नाम था रहमत। तो बुलाया तो मुझसे बोले भाई ऐसा है कि आप एक काम ये करें कि घर पे आओ। तो उनको अक्सर बेशतर उनके घर पे वो मतलब क्लब में वो खेलने जाते थे ना, बैडमिंटन में क्लब में वहीं पर जाते थे। खैर जाना था। एक दिन की बात है, आपको बताऊं मैं कि मेरे पास फ़ोन आया कि रफ़ी साहब ने आपको बुलाया है। अच्छा उस ज़माने में टेलीफोन तो इतने थे नहीं, ऊपर से किसी को कोई मैसेज देता था आन के, वो रफ़ी साहब ने बुलाया। मैंने बोला रफ़ी साहब ने बुलाया, आप एक काम कीजिए कि घर पे आ जाइए, आपसे ज़रूरी बात करना। अब ज़रूरी बात क्या करना, मैं तो डर गया। तो बाबा अस्पताल गया मैं। उस ज़माने में टैक्सी का कितने 8 आने जने 12 आने लगते थे, वो टैक्सी में बैठ के मैं गया घर पे जा। तो वॉचमैन बोला अरे सर सुबह से तुमको बहुत याद कर रहे हैं। मैंने कहा खैरियत तो, अब वो भी नहीं बता रहा है मुझे। बोले याद कर रहे हैं। फिर उनकी बेगम, अंदर गया, बेगम बोली अरे साहब तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं, साहब बुला रहे हैं। अंदर गया बेडरूम में, अरे आओ आओ आओ। मैंने कहा खैरियत तो है, अरे बैठो। तो अब वो बात नहीं बता रहे हैं कि क्यों। बोले भाई ऐसा है कि आज मैंने तुम्हें इसलिए बनाया है कि घर में खिचड़ा पक्का है, खिचड़ा खाने को आज। खिचड़ा। तो रफ़ी साहब बड़ा प्यार करते थे और बहुत ही ऐसी शख्सियत थी, मैं उनके बारे में जितना भी कहूँ वो कम है। वो लोगों के फ्री गाने गाते थे, वो लोगों के फ्री। बोले ठीक है भाई तुम्हारा। अच्छा एक बार का वाक़या बताऊँ मैं आपको। एक म्यूज़िक डायरेक्टर बिल्कुल नया आया, रफ़ी साहब के पास आया और बोला कि भाई ऐसा रफ़ी साहब मुझे गाना गवाना है, लेकिन प्रोड्यूसर आपको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। देखिए सुनने की बात है। बोले ठीक है। तो बोले काम करना। उनके एक साले थे ज़हीर साहब, वो उनके सेक्रेटरी भी थे, वो उनके साले भी थे, उनके पूरे सब कुछ वही देखते थे। तो मैंने तो बोले भाई ऐसा है कि तुम्हारा गाना मैं परसों गाने को आ रहा हूँ, क्योंकि साहब मैं आपकी फ़ीस को प्रोड्यूसर अफोर्ड नहीं कर सकेगा। ये रफ़ी साहब के बाद बोला ठीक है मैं तो परसों मुझे डेट नहीं है, मैं आ रहूँगा। वो खैर साहब फिल्म सेंटर में गए, गाना गा के गाना सुना, अरे बहुत अच्छा बना। अब उस आदमी को जानते नहीं, बना अरे क्या अच्छा गाना बनाया तुमने, वाह भाई वाह कमाल है। ऐसा गाना तो मैं बोलता हूँ
ठीक है, वो साहब गाना उन्होंने याद किया और म्यूजिशियन बैठे हुए थे सब, क्योंकि उस ज़माने में सब डायरेक्ट रिकॉर्डिंग होती थी। तो बोले ऐसा है कि मैं मतलब ये कि गाना, जब गाना रिकॉर्ड हो गया तो मुझसे उससे बोले वो उसमें मैंने ठीक गाया, अब देखिए मैंने ठीक गाया, तो बोले वो मैंने तो जो गाया है मतलब ये कि, लेकिन फिर भी मुझे लगता है अंतरिम अंतरा फिर से रिकॉर्ड करो। अभी देखिए सुनने की बात है, अंतरा फिर से रिकॉर्ड करो। उसके कहने पर रफ़ी साहब ने तो अच्छा गाया था, तो रफ़ी साहब बोले मैं फिर से कहूँ, बोले आपकी मर्जी का। वो गाना बहरहाल हो गया, रिकॉर्ड करके नीचे कंधे पे हाथ रखा उन्होंने, कंधे पे हाथ रख के बोले तुमने गाना बहुत अच्छा गाया। अब वो प्रोड्यूसर, वो जो था म्यूजिक डायरेक्टर, उनने जेब में से कुछ लिफाफा निकाला और लिफाफा निकाल के बोले कि भाई ऐसा है कि इस लिफाफे में क्या है वो तुम्हें पता है, मुझे तो मालूम नहीं। बाकी काम करो, मेरी तरफ से तुम वो जो मतलब महालक्ष्मी टेम्पल है वहाँ जाके फ़कीरों को बांट दो। क्या ये रफ़ी साहब का किरदार था। है मुसलमान गया, बोले हाजी अली में बांट के आ जाओ। तो रफ़ी साहब ने लोगों की, मैं प्यारेलाल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब से भी मेरी बराबर अभी भी प्यारेलाल जी से मिलता हूँ, हमेशा बोलते थे हमारे भी डायरेक्टर थे वो, हमको जो उन्होंने प्यार और जो हमसे मोहब्बत की है जिस तरीके से, वो हमारी फैमिली हो गए थे। रफ़ी साहब का मकान बिक रहा था रहमत मंजिल वाला, तो प्यारेलाल जी मुझसे बोले हम कैसे खरीदते उस मकान, रफ़ी साहब का मकान था। लोग क्या कहेंगे रफ़ी साहब का मकान खरीदा। तो रफ़ी साहब इतना प्यार करते थे सारे लोगों को, एक म्यूजिशियन था, क्या बताएं इनकी, एक मैं बताऊँ सुबह तक बताता रहूँगा। अभी वो गाना कौन सा था रफ़ी साहब ने जो गाया था, अभी आपने जो लिफाफे की बात की, वो जरा आपको याद है तो? वो नौशाद साहब का एक गाना था, आखिरी गाना था नौशाद साहब का, वो गाना, हाँ जिस रात के ख्वाब आए, वो गाना जो था, वो गाना लिखा था उन्होंने अली सरदार जाफरी ने, और धुन नौशाद साहब ने राग प्रदीप में बनाई थी। सा गा मा पा नी सा दा पा मा पा गा सा गा मा ग रे नी सा मा। तो नौशाद साहब को ये राग प्रदीप भी वो उनका गाना था, साज हो तुम आवाज़ हो मैं भी ना, सुना होगा आप लोगों ने गाना। उसके बाद में ये गाना जो था, तो रफ़ी साहब बहुत दिन से वो डिस्को गा रहे थे, ये मेरे सामने की बात है, डिस्को गा रहे थे गाते गाते। तो वो गाना, वो जब अब वो उसके बोल थे, बताओ फिर बाद में बताऊंगा। वो गाना था, जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाबों की रात आई, शर्मा के झुकी नजरें, शर्मा के झुकी नजरें, होठों पे वो बात आए जिस रात के ख्वाब आए वो ख्वाबों की रात आई। ये गाना सुनने के बाद में, अच्छा नौशाद साहब एक हद तक उनको प्यार करते थे, लेकिन बिजनेस में कभी बीच में नहीं आया। बोले भाई जो है, बोले इनका जो भी रफ़ी साहब का वो है वो दे दो। तो रफ़ी साहब बोले ऐसा है कि मैं इस गाने के पैसे नहीं लूँगा। क्या है ना, ये मेरे सामने की बात है। बोले इस गाने के मैं पैसे नहीं लूँगा। बोले भाई क्यों? अरे बोले तो प्रोड्यूसर क्या है गाना, वो कमाएगा इस गाने से। बोले नहीं लेना। तो जब नौशाद साहब बज़िद हुए तो रफ़ी साहब बोले सच्ची बात बताऊं मैं आपको, आजकल जो डिस्को म्यूज़िक गा रहा हूँ ना, उस समय डिस्को चल रहा था। तो बोले डिस्को म्यूज़िक चल रहा है तो इससे मेरे अंदर का पोल्यूशन निकल गया इस गाने से। एक डिस्को गाना रफ़ी साहब का आप गा के सुनेंगे, आपकी आवाज़? नहीं, वो डिस्को गाना उन्होंने गाया नहीं ना। मैंने रफ़ी साहब का आज तक गाया होगा खुदा जाने, मुझे पता है, लेकिन हम लोग सुरीली बात करते हैं। अभी जो है ना प्रदीप में जो गाया, यहाँ तक ठीक है, बाकी मुझे डिस्को का। रफ़ी साहब का गाना आपके दिल के कौन सा करीब है? अरे साहब हर गाना वो रफ़ी साहब दिल के करीब हैं। तो कोई राग कलावती में सा गा प ध नि द द नि सा नि द प गा प ध प ग सा नि सा गा प ध नि द सा सा नि द
पद नि ध प ग प ध प ग सा। राग कलवती में सा ग प ध नि सा नि ध प ग सा। अब कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, बेखुदी में भी करार आता नहीं। कोई सागर दिल को बहलाता नहीं। अच्छा, ये गाना, ये गज़ल है ये, तो इसके 2-3 शेर जो थे वो नौशाद साहब ने लिखे थे। मैं कोई, ये नौशाद साहब का शेर है, हालांकि मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी क्योंकि शकील साहब भी चले गए। मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, कैसे कह दूँ गम से घबराता नहीं। कोई सा, और वो आहा शेर था, जिंदगी के आईने को तोड़ दो, जिंदगी के आईने को तोड़ दो, इसमें अब कुछ भी नजर आता नहीं। ये गज़ल जो थी नौशाद साहब, बहुत से मैं बता रहा हूँ क्योंकि अब वो भी नहीं है, वो भी नहीं है, शकील साहब भी नहीं, बहुत से गाने ऐसे होते थे जो नौशाद साहब, क्योंकि ख़ुद भी बहुत अच्छी शायरी करते थे वो, तो देते थे। अच्छा, ये सारी बातें मैं इसीलिए बता रहा हूँ, मैं दिल से बोल रहा हूँ कि नौशाद साहब ने मुझे ख़ुद बताया क्योंकि मैं उनके बड़े करीब था। 10 गाने उन्होंने ऐसे लिखे हैं जो लिख के दिए, वो राइटर के नाम से दिए। अब वो गाना था, अब देखिए, लखनऊ के नौशाद साहब रहने वाले, वहाँ पर ब्रजभाषा चलती है। नैन लड़ जाई हैं तो मन मामा कसक हुईबे करी, प्रेम का छुट्टी है तो पटाखा का धमक हुईबे करी। ये ज़ुबान बदायूं की नहीं है, शकील साहब की ज़ुबान नहीं है। ये ज़ुबान जो है वो पूरा गाना, और ये मतलब ये कि वहाँ पर हाजी वारिस अली साहब को बहुत मानते थे नौशाद साहब, तो वहाँ पर एक कव्वाल गा रहा था। अब वो क्या गा रहा था, उसमें एक लाइन आती थी, तुम्हारी नगरी में कुछ हमरा भी हक हुई बे करी। हाँ, यहाँ से उन्होंने उसको उठाया। तो नौशाद साहब के अंदर इतना पावर था, इतनी चीज़ें थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। सुर से तो उनका मतलब ऐसा था कि सुर वो है या वो सुर है। मैं उनको इतना कह सकता हूँ, उनका एक टाइटल दिया हुआ था, संगीत में 7 सुर होते हैं, नौशाद साहब 8वां सुर थे बस। ठीक है ना। हमारे साथ और एक शख्सियत है काका जी, जो पिछले 15 साल से नौशाद संगीत समिति चला रहे हैं, और नौशाद साहब से बहुत करीबी उनका रिश्ता था, घरेलू रिश्ता भी हम बोल सकते हैं। नौशाद साहब की कोई संगीत की, रफ़ी साहब ने जो गाया, आप एक लाइन गा। नौशाद साहब के तो बहुत सारे गाने हैं जो हमारे समझो खून में है। हमने मतलब जैसे उनको घोल के पी लिया है। यहाँ जब आप बैठे हैं इस स्टेज पे, फ्राइडे सैटरडे रोज दिन सिंगिंग होती है, प्रोग्राम में तो गाने जो होते हैं, पर लास्ट गाना नौशाद साहब का ही होता है, ये फिक्स। और पहला गाना रफ़ी साहब का होता है, वो पंजाबी का शब्द है, मित्र प्यारे नू हाल मुरीदां दा कहना। नौशाद साहब का एक गाना आपके मकबूल साहब की इजाज़त से। अरे बिस्मिल्लाह। दिल हो उन्हें मुबारक जो दिल को ढूंढते हैं, जो दिल को ढूंढते हैं। दिल हो उन्हें मुबारक, दिल जो दिल को ढूंढते हैं, जो दिल को ढूंढते हैं।
हम दिल से हाथ धोकर कातिल को ढूंढते हैं, कातिल को ढूंढते हैं। दिल हो उन्हें मुबारक जो दिल को ढूंढते हैं, जो दिल को ढूंढते हैं। फिर एक बार आपके साथ आऊँगा। मकबूल साहब, ये बताइए कि आपने रफ़ी साहब के साथ नाश्ता भी किया है, चाय भी पिया है, नौशाद साहब के साथ, और कुछ रोशनदानी है रफ़ी साहब के ऊपर? रफ़ी साहब, उनको बस खाने का शौक़ था। और मुझे याद है जब हम लोग बैठ के मतलब ये कि नौशाद साहब के साथ में बैठ के चाय वाय पीते थे या नाश्ता करते थे, तो वो उन्होंने इस बात बताई कि कोका कोला कैसा होता है, मुझे आज तक पता नहीं है। अरे जी, मुझे आज तक इसका पता नहीं। और शायद जाने 25-30 बरस से दही भी नहीं खाया होगा मैंने। अच्छा, हाँ बिल्कुल, परहेज़ की बात नहीं है बस वो। और नफ़ी साहब के अंदर ख़ासियत ये थी कि बहुत कम और मुख्तसर बोलते थे वो। देखिए, मैं आपको बड़ी गहरी बात बता रहा हूँ, बहुत ही कम बोलते थे वो, इसलिए कि वो अपनी एनर्जी बचा के रखते थे। अब हम पूछे रफ़ी साहब बहुत अच्छा गाना है, अरे वाह, अंदाज, खाना कैसा था, चाय कैसी थी, गाना बहुत अच्छा गाया, मतलब ऐसा। लेकिन जब वो आदमी माइक पर आ जाता तो शेर हो जाता था। और उनके सारे गाने जो थे वो ज़हीर साहब लिखते थे उर्दू में, बड़े बड़े स्केप पेपर पे, और वो सारे गाने जो होते थे वो सब उर्दू में मतलब लिखे जाते थे। और रफ़ी साहब उसको पढ़कर गाते थे। क्या गाते थे, ऐसा लगता था गाना उनका है, मतलब धुन बनती। क्या होता है म्यूजिक डायरेक्टर में सबसे बड़ा सिंगर की यही खासियत होती है कि तेरा गाना मेरा लगे, क्या बात। ये बात होती है। तो रफ़ी साहब में यही चीज़ लता जी में भी थी, आशा जी, लगता था कि क्या बात। तो रफ़ी साहब में ये एक चीज़ थी। और बड़े दिल के, बहुत ही बेहतरीन इंसान, कितनी लड़कियों की शादी कर दी उन्होंने। ये सब हमारे सामने की बात है। पता चला रमज़ान आ रहे हैं, मस्जिदों में चटाइयाँ डलवा रहे हैं, लोटा डलवा रहे हैं, पंखा लगवा रहे हैं। वहाँ डांडा में खाडा रोड का डांडा में, वहाँ पर हमारे पास में मतलब एक है। तो वो दुरुस्त, वो थे दुर्वेश आदमी थे वो, उनको किसी से कुछ लेना देना बिल्कुल नहीं। बस गाना गाया, बस ये हो गया, तसल्ली हो गई। और गाना लगता था कि ये गाना मतलब जो मैं गा रहा हूँ, बस अल्लाह का इसमें नूर आ जाना चाहिए। रफ़ी साहब को गुजर के वैसे तो 42 साल हो गए हैं। जब वो हयात थे तो उनके हयात होने के कितने साल पहले आप मुलाकात किए थे रफ़ी साहब से? उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? हाँ, मैंने बताया ना, वो प्रोग्राम जब मेरा हुआ था जिसमें नौशाद साहब ने में चीफ गेस्ट थे, और उस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने मुझे सुना, तो उसके बाद में फिर मैं नौशाद साहब के जब करीब हुआ तो फिर वो अपना बेटा कहते थे नौशाद साहब हमेशा मुझे। आज उनके जितने छोटे छोटे बच्चे थे सब बड़े हो गए, सब कुछ सबके सबसे करीब में, मतलब आज भी अल्लाह के फजल है, ऐसी बात नहीं। तो उस वक्त मेरी उम्र जब थी शायद मेरे ख्याल से 24-25 साल का होऊंगा मैं। तो रफ़ी साहब से तो गाना तो अच्छा, मेरे ख़ानदान में गाना बजाना है। तो सारे लोग जितने भी थे वो सब गाने बजा, और मैं क्लासिकल म्यूज़िक गाता था। तो इस चीज़ को नौशाद साहब भी पसंद करते थे। ये काका जी बैठे हुए, इनको पता है नौशाद साहब क्या बोलते थे, बताइए आप सर, क्या बोलते हैं मेरे बारे में? एक बार क्या हुआ कि मकबूल साहब का एक कंसर्ट था पूना में, और मकबूल साहब का बड़ा दिल था कि नौशाद साहब साथ में चलें। हम लोगों ने बड़ी कोशिश की पर साहब माने नहीं, बोले डॉक्टर ने मना किया मत जाओ। तो बोले काका जी मैं मकबूल साहब के नाम एक पैगाम लिखता हूँ, तो वो पैगाम स्टेज पर आप पढ़ दीजिए। मैंने कहा बहुत अच्छा, पर मुझे उर्दू आती नहीं। मैं 2-4 घंटे वो हिंदी में लिखता रहा, नौशाद साहब के वो सिखाते रहे, मैं लिखता रहा। तो अच्छा सिखाया उन्होंने, पर मुझे विश्वास नहीं था। मैंने कहा यार नहीं, वहाँ बात कर पढ़नी ऐसी उर्दू है कि कोई बोले यहाँ कोई उर्दू पढ़ रहा है। तो मैंने फिर राज़ी कर लिया उस्ताद इब्राहिम दरवेश, जे हॉस्पिटल पे रहते हैं, उनको रिक्वेस्ट की। वो भी 4-5 साल पहले गुजर गए दुनिया से। उनको मैंने रिक्वेस्ट में ऐसा बोले मैं चलूँगा, क्यों नहीं, ज़रूर। तो उनको इनके प्रोग्राम में मैं लेके गया था। तो नौशाद साहब का पैगाम इब्राहिम दरवेश साहब ने पढ़ा था उस प्रोग्राम में,
तो उसमें उन्होंने लिखा, पढ़ा मकबूल साहब के बारे में कि ये इनको मैं बहुत अरसे से जानता हूँ, बड़े गुणी कलाकार हैं और मैं भी इनसे मालूमात हासिल करता हूँ संगीत की। ये उनके लफ्ज़ थे जो दरवेश साहब पढ़ रहे थे कि मैं भी इनसे मालूमात हासिल करता हूँ। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है नौशाद साहब इनसे। तो वैसे भी ये जब बैठते थे तो बातचीत में संगीत और हमारा कोई पहलू होता ही नहीं था सिवाय संगीत के, कोई राजनीति कुछ नहीं। और आज भी वही है, आज भी वही है। बिल्कुल बिल्कुल हमारा वो, देखिए ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ संगीत ही होता है, बिल्कुल बिल्कुल। कोई और दूसरा काम, कोई राजनीति, कोई धंधा व्यापार कुछ भी नहीं। नौशाद साहब यूँ तो गुजर चुके हैं, रफ़ी साहब भी गुजर चुके हैं। मकबूल साहब से हम बात करेंगे ऐसे सिंगर के बारे में जो दुनिया में हयात है। उसके पहले हम मकबूल साहब का पसंद का कोई गाना सुनना चाहेंगे। मेरी पसंद का गाना आपकी आवाज़ में आप ही का गाना जो आप जो ज़्यादा गाते हैं और आपको। एक नौशाद साहब ने एक नज़म दी थी और वो नज़म को मैंने मतलब शायद मेरे ख्याल से सुनी होगी, आखिर के दिनों में लिखी थी। मेरी जिंदगी पे नज़्म है, सितम ढाने वाले मेरी जिंदगी पे सितम ढाने वाले, तुझे भूल जाने की कोशिश करूँगा, कोशिश करूँ। ये गज़ल लिखी हुई भी मतलब नज़्म उनकी लिखी हुई है और कंपोजिशन भी उनकी है। अच्छा। मेरी ज़िंदगी पे सितम ढाने वाले, तुझे भूल जाने की कोशिश करूँगा, कोशिश करूँगा। ये मुमकिन है आ जाए आँखों में आंसू, मगर मुस्कुराने की कोशिश करूँगा, कोशिश करूँगा। मैं प्यासा था प्यासा हूँ, प्यासा रहूँगा, पसाकी को बदनाम होने न दूँगा। निकालूँगा जब भी कदम मैं कदे से, निकालूँगा जब भी कदम मैं कदे से, तो मैं लड़खड़ाने की कोशिश करूँगा, कोशिश करूँगा। मकबूल साहब, वैसे तो नौशाद साहब भी गुजर चुके हैं, रफ़ी साहब भी गुजर चुके हैं। अभी आज के दौर में दुनिया में ऐसा कौन संगीतकार जो आपके करीब है, ऐसा कौन गीतकार है जो आपके करीब है? अरे साहब देखिए, अभी तो सब करीबी हैं, दूर कौन है? पास रहता है, दूर रहता है, दिल में कोई ज़रूर रहता है। जब से देखा है उनकी आंखों को हल्का हल्का सुरूर रहता है। तो जिसको भी हम देखते हैं वो हमारे सब करीब है। वैसे सीनियर लोगों में तो जावेद अख्तर साहब हैं, समझे, और मतलब उसके अलावा अभी जो लिखने वालों में हैं समीर साहब हैं, वो भी हैं। बहरहाल ये तो है। बाकी सिंगर के अंदर मैं आपको बता सकता हूँ जो अच्छे सिंगरों में जिनके देखिए चलता वो है जिसकी बैकग्राउंड मजबूत होती है। आज सुरेश वाडकर साहब हैं, सुरेश वाडकर की बैकग्राउंड म्यूज़िक क्लासिकल की है। आपको मैं एक बात बताऊंगा, क्योंकि सुरेश वाडकर साहब फिल्म से पहले क्लासिकल म्यूज़िक के कॉन्सर्ट्स करते थे। हमारे साथ सुरेश वाडकर जी के शागिर्द भी है। आपने सुरेश जी के साथ, जैसा मैंने सुना है कि आपने कुछ सीखा है, उस पर कुछ रोशनी डालेंगे? ये सवाल बिल्कुल सही समय पे आपने किया है। अक्सर जब से हमारे नौशाद साहब से मुलाकात करवाई मकबूल साहब ने, जी, उससे पहले मैं बहुत बार ट्राई कर चुका पर मेरी दाल नहीं गली। मकबूल साहब के मैं पीछे ही पड़ गया। मुझे तो वो अगले दिन मुझे ले गए वहाँ पर। उसके बाद तो वैसी कुछ
तकदीर जागी कि कोई दिन नौशाद साहब के बगैर नहीं रहे, ना मैं ना वो। तो गाना बजाना भी खूब चलता रहा। नौशाद साहब के सारे बर्थडे मैं ही गाता था, मकबूल साहब को पता है। तो नौशाद साहब कहते थे, यार तुम्हारे गले में सब कुछ है, तुम सीखते क्यों नहीं? मन का सर मेरे पास एक तो समय भी नहीं है और मुझे सीखने की खास ज़रूरत भी नहीं। बोलते ज़रूरत क्यों नहीं? मन का इसलिए है कि दुनिया आपकी फ़ैन है, आप मेरे फ़ैन है, तो मेरे को दुनिया से क्या लेना देना? दुनिया नौशाद साहब की फ़ैन है, नौशाद साहब मेरे फ़ैन है, तो मुझे दुनिया से क्या वास्ता है? कोई वास्ता नहीं। बड़ा हंसते थे। पर 2006 में अपने गुजरने के कुछ टाइम पहले उन्होंने मकबूल साहब को ही कहा कि काका जी को वाटकर साहब के यहाँ एंट्री कराइए, नाम लिखवाइए। आपने फ़ोन किया था वाटकर साहब को, तो मेरा फिर मैं 2-2.5 साल तक मैं वहाँ सीखा। और उसके बाद मेरी मुलाकात हो गई 2009 में सलीम भाई से। फिर मैं सलीम भाई से सीखता रहा। तो वो 2-2.5 साल जो गुजरे थे वाटकर साहब के यहाँ, बड़ी अच्छी मालूमात हुई। नौशाद साहब ये चाहते थे कि 1 साल 2 साल खाली एक बेसिक थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ज़रूरी है। इस तरह मैं उनके करीब पहुंचा और मकबूल अपना ये वाटकर साहब को आज भी मैं अपने गुरु की तरह देखता हूँ। काका जी, अभी आपने सुरेश वाडकर जी के साथ सीखा है, कुछ हमारे दर्शक के लिए आप नमूना क्या सीखा है ज़रा बताएंगे? देखिए, उनकी तो कोई ऐसी आजीवासन की बंदिश मुझे फ़िलहाल कुछ छोड़ के बहुत साल हो गए। 2009 से मैं वहाँ से अलग हुआ। पर यूँ समझिए कि नौशाद साहब के आशीर्वाद से, मकबूल साहब की मेहरबानी से, जो थोड़ा एक क्लासिकल की जानकारी नौशाद साहब चाहते थे वो मुझे वहीं से प्राप्त हुई। तो उसके बाद फिर जब फिल्मी गानों के लिए सलीम भाई से बातचीत शुरू हुई, मेल मिलाप, तो सलीम भाई के साथ एक 6 महीने के बाद ही मुझे लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि आपके गाने में थोड़ा फ़र्क आ रहा है। तो ये उस्ताद लोगों ने समझो कि एक फाउंडेशन बना दिया। तो मैं थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। सांझ ढले गगन तले, सांझ ढले गगन तले, हम कितने एकाकी, हम कितने एकाकी। काका जी ने अपनी आवाज़ में सुरेश वाडकर जी का गाना गाया है। अभी आते हैं मकबूल हुसैन साहब के पास। सर, आपने रफ़ी साहब के बारे में बताया है, नौशाद साहब के बारे में बताया, और भी दिग्गज कलाकारों के बारे में, सिंगर के बारे में बात की है। अब मैं आता हूँ आपके ऊपर। आप कितनी उम्र में आपको गाने का शौक़ जागा और आपके परिवार में कौन कौन है और किस तरह से आपकी रुचि, शौक़, ये बताएंगे हमारे दर्शक के लिए। सवाल अच्छा किया आपने। ये सबसे पहली चीज़ तो मेरे ख़ानदान में म्यूज़िक करीब 450 साल से है ख़ानदान में हमारे, और आपकी दुआ से 450 साल मुग़ल ज़माने से, उससे पहले से मेरे घर में 10 पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न और पद्मश्री। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब रविशंकर जी के गुरु, वो मेरे दादा के शागिर्द थे। उसके बाद में उस्ताद हफीज़ अहमद खान साहब, मेरी माँ के सगे खालू। उसके बाद में मेरे मामू वही हफीज़ अहमद खान साहब, पद्मश्री। उसके बाद में अभी और एक मेरा भाई है, सगी खाला का लड़का, वो अभी अभी उसको पद्मश्री मिला, सबसे छोटा है, पद्म भूषण मिला, राशिद खां का वो गाना एक चल रहा है ना, कौन सा गाना है वो,
आओगे जब तुम सजना अंगना फूल खिलेंगे, ये मेरे खाले का। अब रहा सवाल मेरा कि मुझे शौक़ कब से जागा, तो ख़ानदान में खून में ब्लड में तो होता ही है। अभी मेरा लड़का भी है, वो भी अभी एक क्लास मतलब ये कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको रिकग्नाइज़ किया है अभी उसकी, और नौशाद एकेडमी का स्कॉलर था जीशान, वो हुआ। उसके बाद में फिर मुझे गाने का शौक़ मैंने मेरे मामू से सीखा, उस्ताद इश्तियाक हुसैन खां साहब से, फिर मैंने मेरे ताया उस्ताद सलामत हुसैन खां साहब। तो घर के अंदर माहौल गाने बजाने का था, और अभी आज भी हम मतलब ये कि गाने बजाने में सारे लोग हमारे ख़ानदान में होते हैं। हमारे हिंदुस्तान की फिल्म जगत में बहुत से ऐसे बच्चे हैं, हिंदुस्तान के कोने कोने में बसे हैं, उन लोग सीखना चाहते हैं लेकिन सीख नहीं पाते हैं, या बॉम्बे की तरफ रवाना होते हैं, कुछ स्ट्रगल करते हैं, कोई उनको ऐसा मुकाम नहीं मिलता। उनको आप किस तरह से संदेश देंगे, अगर आना है तो किस तरह तैयारी करके आए? देखिए, अगर वो घर से निकले तो पहले सीख के निकले। मैं जब घर से निकला था अपने, तो मुझे ये नहीं था कि मुझे क्लासिकल म्यूज़िक जानता हूँ, बल्कि मैं अपने सबक लेके जो भी बम्बई आया, और आने के बाद में मैं तलत महमूद साहब से मिला, नौशाद साहब से मिला, रफ़ी साहब से मिला, सारे लोगों से अच्छे तरीक़े से मुलाकात हुई। बाकी क्या है कि गाने बजाने में सबसे पहले आपको क्लासिकल की बैकग्राउंड, मैंने बताया ना कि लोग आते हैं, आज मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ऐसे लोग हैं जो पता चला कि इंडियन आइडल बन गए, है ना। वो जो 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 10 मिल गए, अब उसमें एक का नाम बताइए आप, मैं पूछता हूँ आपसे क्या हुआ, वो सीखे भी नहीं हुए। वो सोचते मेंढक होता नहीं है, बारिश में दिखता है, बारिश गई तो मेंढक भी गया, लेकिन जिसमें पावर होता है, जैसे मैंने अभी सुरेश वाडकर साहब की बात बताई, या जैसे हरिहरन साहब की बात बताई, जगजीत सिंह साहब की बात बताई, लता जी थी, आज इन सब लोगों ने क्लासिकल म्यूज़िक बाकायदा सीखा है। अभी क्या है, आजकल क्या होता है मालूम है, आजकल ये होता है, पता चला कि साहब वो रातों रात सिंगर बन जाऊँ। मैं आपको एक दिलचस्प बात बता रहा हूँ। सलीम साहब, सलीम जावेद साहब, सलीम साहब मेरे अच्छे दोस्तों में से हैं, तो सलमान खान बोला मैं सीखूंगा, तो मैं अंदर से मैं नहीं चाहता था, क्योंकि इतना बिजी आर्टिस्ट है, ये करीब को 10-15 साल पुरानी बात है। वो घर से मेरे हारमोनियम में लेके चले गए, नहीं तुम्हें आना पड़ेगा। फिर गया सलीम साहब, और बड़ी मैं उनकी वजह से राज़ी हो गया। सलमान खान एक अपनी दुनिया का बहुत बड़ा सिंगर बनना तो बहुत, अब वो गया, पता चला कि साहब वो उनको सुबह 7 बजे शूटिंग करके आ रहे हैं, और मुझे बुला लिया 8 बजे, तो क्या सीखा। खैर बहरहाल वो मुख्तसर में सिखाया उनको। अब जब 2-3 बार हो गया तो मुझसे बोले मुझे कितनी सीटिंग में गाना आ जाएगा। मैं बोला साहब इसमें तो कम से कम 3 जन्म लेना पड़ेंगे आपको, तो आएगा। तो बड़ी खूबसूरती से मैं, तो क्या होता है कि आज लोगों को जल्दी बहुत है, हथेली पे सरसों है जमाई हुए पेड़ खड़ा, ऐसा नहीं होता है। इसमें तो बरसों 3-3 4-4 घंटे तो खाली सिर्फ सा बोलना पड़ता है, फिर पलटा लगाइए, तालीम हासिल की, सुर। अच्छा फिर क्या है, कीबोर्ड पे गाने वाला 99% मतलब ये तो सुर में होता है, बाकी 2% बेसुरा होता है। तानपुरे पे जो आदमी गाता है, वो तानपुरे पे गाने के लिए उसको मतलब ये कि सुर मैच करना पड़ता है। अब रफ़ी साहब थे, तानपुरे पे रियाज करते थे, लता जी थी, मैंने देखा उनको तानपुरे, आशा जी, सब लोग बैकग्राउंड तो जमता जब भी है जब सीखा हुआ होता है, नहीं तो आया और चला गया। जी चलते चलते हुसैन साहब एक गाना हो जाए नौशाद साहब और रफ़ी साहब का एक आखिरी में, और आप भी एक गायकी गाना आखिरी। कौन सा गाना गाऊँ मैं? एक आशा जी का वो एक खाली मुखड़ा सुनाऊंगा मैं आपको। धर्म कांटा फिल्म आई थी, तो ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डार के, छुरियाँ चल जाएं मेरी मतवाली चाल पे, छुरियाँ चल जाएं मेरी मतवाली चाल पे, जलवे तू देख गोरी मेरी भी, रफ़ी साहब, जलवे तू देख गोरी मेरी भी चाल के, छुरियाँ चल जाएं तेरी मेरे, जो जस्ट लाइक दैट। सब आप काका जी आप भी एक आखिरी गाना सुनाएं। इस दुनिया में ऐ दिल वालो दिल का लगाना खेल नहीं, उल्फत
करना खेल है लेकिन दिल का लगाना खेल नहीं। जब से हुए हैं दूर वो हमसे, जब से हुए हैं दूर वो हमसे, ढूंढ रही है उनको नजर, ढूंढ रही है उनको नजर। हाय रे ओ बेदर्द ज़माने, हाय रे ओ बेदर्द ज़माने, ये भी नहीं है तुझको खबर, ये भी नहीं है तुझको खबर। आग लगी है दिल में कुछ ऐसी जिसका बुझाना खेल नहीं। इस दुनिया में है दिल वालों, दिल का लगाना खेल नहीं। मकबूल हुसैन साहब से चलते चलते एक आखिरी सवाल पूछ लेंगे। सर, ऐसा है कि क्लासिकल जो आजकल गाना आ नहीं रहा है और पाकिस्तान कराची से कुछ ऐसे सिंगल मशीन पे गाने आ रहे हैं और हमारे हिंदुस्तान का जो गाना है सब उसी लहर पे चल रहा है। जैसे पहले क्लासिकल ज़्यादा होता था, अभी क्लासिकल नहीं बन पा रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट जो है ज़्यादा लेके बैठे थे उस तरह से नहीं और एक मशीन पे ही काम हो रहा है। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए क्या है, आजकल शोर है म्यूज़िक में। जो शोर है ना, वो शोर में मेलोडी दब गई है, अल्फाज छुप गए। अब लोग गाना का डांस कर रहे हैं, उन्हें पता नहीं ये जो आवाज़ें आ रही हैं क्या, मतलब ये अब किस तरह से इन आवाज़ों में क्या अल्फाज क्या है। पहले एक एक शेर होता था कि ये बेकसी के अंधेरे ज़रा तो ढलने दे। एक अब एक गाना, एक लता जी का गाना मुझे याद है, ये बेकसी के अंधेरे ज़रा तो ढलने दे, बुझा। ये लिखा हुआ है हमारे जानिसार अख्तर साहब का, वो लता जी ने गाया, ज़्यादा पुराना गाना नहीं है। बुझ ये बेकसी के अंधेरे ज़रा तो ढलने दे, बुझा न दे मेरे दिल का चराग जलने दे। हो ये बेकसी के, ये भटकी भटकी जवानी, ये डग मगाए कदम, ये भटकी भटकी जवानी, ये डगमगाए कदम, संभल तो जाऊं ज़माना अगर संभलने दे, बुझा न दे मेरे दिल का चराग जलने दे। हो ये बेकसी, उसमें शेर भी है, मेलोडी भी है, राग भी है, कानों को भी अच्छा लग रहा है। तो क्या होता है म्यूज़िक के अंदर, क्या होता है, देखिए मैं आपको आखिर में एक बात बता रहा हूँ। इसमें होते हैं नौरस, मौसीकी में नौरस होते हैं। श्रद्धा रस है, श्रृंगार रस है, विरहा रस है, करुणा रस है, भक्ति रस है। इसमें अलग 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 किस्म के मूड होते हैं। आजकल शोर का रस है। बस बेहतर यही है कि बस सब अच्छा है, किसी को बुरा नहीं कह सकते। बाकी म्यूसिकी वही है। देखिए हम नौशाद साहब मुझसे एक बात बोलते थे, अभी देखिए मुझे ये बात याद आई। एक फिल्म आई थी ताजमहल, सा रे गा मा प द प म ग, राग पूरी धनाची, गा म ध ने द प द म प म ग, गा म रे म ग रे सा। एक कौन सा रखा था, हरिहर ने, हाँ, मुमताज तुझे देखा जब ताज महल देखा। ये पूरे तरह से अब
एक गाना सा अपनी जुल्फ राग मियां मल्हार मा पने दाने सा पगा मा सा ने दा ने सारे पगा मा सारे सा अपनी जुल्फें मेरे कांधों पे बिखर जाने दो आज रोको ना मुझे हद से गुजर जाने दो अपनी जुल्फें मेरे कान। तो नौशाद साहब हमेशा ये बोलते, बोले बेटा मेलोडी जिंदा रहेगी, गाने मेरे नहीं है, अगर मेरे गाने लोग पसंद करते हैं तो उस पर राग आधारित है। हमेशा उन्होंने राग को सामने रख कर रखा और ये राग हज़ारों साल पुराने हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा। काका जी का दिल से शुक्रिया करते हैं, कहते हैं क्योंकि आज इंडिया आज को इतनी बड़ी हस्ती से मुलाकात करने का मौका मिला है। हम तो कहेंगे कोई नहीं हीरा है, और आज मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इतनी बड़ी हस्ती का मैंने इंटरव्यू लिया है। सर आप हमारे लिए दुआएं देंगे, आपका बच्चा हो और कोई सुझाव हो इंडिया आज के लिए तो आप दे सकते हैं। और बोलने की स्थिति में इमोशनल हो गया खुशी के मारे। मैं इंडिया आज के लिए सलाम काजी।